हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कि भी हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनानी होती है और इस मार्कशीट को बनाते वक्त हम इफ़ कंडीशन का यूज़ कैसे करेंगे और साथ ही साथ हम नेस्टेड इफ़ का भी यूज़ करना सीखेंगे कि इफ़ के अंदर हम इफ़ कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे सामने ये स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं जिन्होंने 10th क्लास में नंबर प्राप्त किए हैं और सबके सब्जेक्ट के नीचे मार्क्स दे रखे हैं। तो हमें करना क्या है, पहले तो इनका टोटल निकालना है। ठीक है, फिर उनके बाद उनका परसेंटेज, फिर रिजल्ट निकालना है कि वो व्यक्ति पास है या फेल है। फिर उसका डिवीजन निकालना है कि उसके डिवीजन कौन सी आई है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन। फिर नेक्स्ट हम निकालेंगे ग्रेड, यानी कि किसी विद्यार्थी का ए ग्रेड आया है, किसका बी आया है, किसका सी आया है। फिर हम निकालेंगे उस विद्यार्थी की रैंक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल निकालेंगे, मतलब कि 6 सब्जेक्ट हैं, यानी कि टोटल 600 का जो हमारा है वो एग्ज़ाम है। 600 में से प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स गेन किए हैं। तो हमें ये बताना है कि वो 600 में से उसके कितने टोटल आए हैं। तो टोटल निकालने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है सम का। ठीक है, और हिंदी से लेकर संस्कृत तक जो भी उसके सब्जेक्ट हैं उसका रेंज हम सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके सबका टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है हमारा ये कह रहा है कि भी इसका प्रतिशत निकालना है हमें, मतलब ये जो अशोक कुमार है इसके 600 में से 499 मार्क्स आए हैं। तो बताओ उसका कितना प्रतिशत बना। तो हमें करना क्या है, अगर हमें प्रतिशत में वैल्यू चाहिए होती है तो हमें जितने भी हमारे सेल के एड्रेस है, जो रेंज है, उनको सेलेक्ट करके हमें परसेंट पे क्लिक करना होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं उसके एड्रेस पे क्लिक करेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे 600। ठीक है, 600 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, 5 होते तो 500 से करते, 4 होते तो 400 से करते। ठीक है, ऐसे इनके क्या आ जाएंगे, सारों के परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। फिर हम इनका डेसिमल प्लेस बढ़ा देंगे यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू के लिए कि भी पूरे उनके 83% आए हैं या कुछ दशमलव में भी उनके मार्क्स आए हैं। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इफ फॉर्मूला, मतलब ये जो वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटिव रहा है वो रहा है आपको इफ फॉर्मूला समझाना। इफ एक लॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, इसमें हमें क्या होता है ना, इसमें हमें एक शर्त लगानी होती है कंडीशन के बेस पे कि भी अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो हमें ये रिजल्ट के तौर पे हमें प्रिंट देना है। ठीक है ना, तो रिजल्ट तभी निकलेगा जब हम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना, कि बंदा पास है या फेल है। ठीक है, तो पास और फेल कितने परसेंटेज वालों को हमें देना है वो तो आपको पता ही होगा कि अगर किसी स्टूडेंट के 33 या 33 से ऊपर मार्क्स आते हैं तो वो पास में काउंट किया जाता है, और अगर उसके 33 से नीचे परसेंटेज आते हैं तो वो व्यक्ति फेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ इतना ही है कि भाई 33 से ऊपर हो तो पास, वरना फेल। तो अगर ऐसी कोई अगर शर्त है हमारे पास, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, एक लॉजिकल फंक्शन होता है उसको कहते हैं इफ स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है। तो मैं शुरुआत करूंगा इक्वल टू इफ। ठीक है, अब ये यहां से हमें 3 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है यहाँ पे, एक तो मांग रहा है लॉजिकल टेस्ट, दूसरा मांग रहा है वैल्यू इफ ट्रू, तीसरा मांग रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। मतलब लॉजिकल टेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हम शर्त लगा रहे हैं वो यहां लिखना है कि हमारी कंडीशन क्या है, हमारा स्टेटमेंट क्या है, हम चाहते क्या है। ठीक है ना, तो लॉजिकल टेस्ट में हमारी शर्त क्या है, शर्त यह है कि अगर परसेंटेज, यानी कि जो L5 में जो भी स्टूडेंट के परसेंटेज आए हैं वो कुछ भी हो भले, हमें तो एड्रेस से मतलब होता है। ठीक है ना, कि भाई अगर L5 बड़ा है और बराबर है 33% के। ठीक है, अगर इफ मतलब अगर, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा इफ लगाते ही, अगर L5 बड़ा है और बराबर है 33% के। अगर आप इस तरीके से बोलना और समझना शुरू कर देंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस फॉर्मूले को हमेशा ही हमेशा, कोई भी सिचुएशन आ जाए आप सोल्व कर दोगे। किसी भी प्रकार की कंडीशन दे दी जाए आपको इस फॉर्मूले के बेस पे तो आप कर लोगे। अगर आप उसको रटने की कोशिश करोगे फॉर्मूले को तो आप क्या करोगे, आगे कहीं ना कहीं आप अटक ही जाओगे। तो इसको रटना नहीं है, इसके जो ये 3 आर्ग्यूमेंट जो ये मांग रहा है स्टेटमेंट, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू फॉल्स, अगर इसको समझना है। क्योंकि मैथ में क्या होता है ना, सूत्र होते हैं, अगर आपने सेंटेक्स या सूत्र समझ लिए तो किसी भी प्रकार की क्वेश्चन क्यों ना आ जाए मैथ में, वो आप इजीली उसको सोल्व कर लोगे। वही सेम चीज हमारी क्या होती है एक्सेल में होती है। एक्सेल में क्या होते हैं ना, सूत्र होते हैं, एक तरीके से फॉर्मूला होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इन फंक्शंस को समझना होता है कि ये कहने क्या चाह रहे हैं, ये मांग क्या रहे हैं हमसे, ये क्या चाहते हैं। अगर आप वो दे दोगे तो ये इजीली हमें रिजल्ट निकाल के दे देगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर L5 बड़ा है और बराबर है 33% के। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमा लगाना है, क्योंकि अब हमें वैल्यू देनी है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, मतलब
जो हमने ये आर्ग्यूमेंट दिया है, जो हमने ये स्टेटमेंट दिया है, अगर ये सही साबित हुआ तो जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो देखो ये जो वैल्यू ऑफ ट्रू का जो है नेम, ये क्या हो गया, डार्क कलर हो गया, मतलब हाईलाइट हो गया। अब जैसे ही कॉमा हटा दूंगा तो लॉजिकल टेस्ट हो रहा है हाईलाइट, मतलब ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। और कॉमा लगाते ही क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट था मेरा प्रतिशत या प्रतिशत से आगे का, ये कंप्लीट हो चुका है, इतना एक स्टेप मेरा। अब दूसरा स्टेप ये कह रहा है कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, अगर ये शर्त तुम्हारी फुलफिल हो जाती है, पूरी हो जाती है तुम्हारे मुताबिक, तब तुम क्या चाहते हो वो हमें बताओ। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए तो मैं इस सेल में, ठीक है ना, यानी कि M5 में मैं चाहता हूं कि लिखा हुआ आ जाए पास, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मैंने ये ऊपर वाले डबल कोट्स क्यों लगाए हैं, है ना। ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है जो मैंने लिखी है, जो प्रिंट हो जाए, वो है अल्फाबेटिकल वैल्यू, ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू हमें प्रिंट करवानी है और वो अल्फाबेट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। और अगर कोई वैल्यू हमें न्यूमेरिकल प्रिंट करवानी है तो हम डबल कोट्स नहीं लगाएंगे, सीधा ही कोमा के बाद कोई वैल्यू डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने डबल कोट्स में इसलिए लिया है कि ये प्रिंट करवाना है हमें, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है। तो ये हमारा दूसरा जो आर्ग्यूमेंट था, स्टेटमेंट था, वो कंप्लीट हो गया। अब कोमा लगाऊंगा तो हमारा देखो तीसरा स्टेटमेंट मांगने लगेगा कि भी अब मान लो कि ये व्यक्ति फेल भी हो जाता है। फेल तो होना ही चाहिए, कोई ना कोई व्यक्ति फेल तो होगा। वो कब होगा, जब उसकी परसेंटेज 33 से नीचे होगी, है ना। भले ही ये ना हो, कोई ना कोई तो होगा ना इनमें से, तो हमें स्टेटमेंट तो पूरा ही लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हम फाल्स की वैल्यू ही ना डालें, फाल्स की वैल्यू तो डालनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन पूरी हो गई तो ये, नहीं तो वो, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी मान लो पूरी हो जाएगी तो पास दे देगा, और अगर यही फेल हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको फेल में दिखा देंगे कि ये व्यक्ति फेल है, और ब्रैकेट क्लोज, आ गया, ठीक है। ऐसे ही मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को इसका दिखाना है दूसरे वाले का। इफ, सेम फॉर्मूला लगेगा, इफ L6 ग्रेटर देन इक्वल टू 33%, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम तरीके से लगेगा, बट एड्रेस चेंज होता रहेगा बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इफ यानी अगर L6 बड़ा है, बराबर है 33% के, तो पास आ जाए, नहीं तो फेल आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंटर, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, वन बाय वन इनको निकाल लेना है। अब आ जाती है बात कि भाई डिवीजन कैसे निकालें। डिवीजन भी ऐसे निकलेगा, परसेंटेज के बेस पे ही, ठीक है। कैसे निकलेगा, देखो, डिवीजन में तीन पार्ट होते हैं, एक तो होता है 60 अबव, दूसरा होता है 45 अबव, थर्ड होता है 33 अबव। मतलब कि इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो तीन चीजें हम चाहते हैं उसके लिए हमें तीन इफ लगाने पड़ेंगे, मतलब जितनी शर्तें होंगी उतना इफ होगा, ये समझ लो आप। तो मेरी तीन शर्त है कि 60 से ऊपर वाले को फर्स्ट डिवीजन, 45 से ऊपर वाले को सेकंड डिवीजन, 33 से ऊपर वाले को थर्ड डिवीजन, अदरवाइज फेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इफ लगाएंगे, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60%। अगर ये उसको यहाँ पे मिल जाता है, अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी विद्यार्थी के मार्क्स 60 से या 60 से अबव आए हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ लिखा हुआ आ जाए फर्स्ट, ठीक है। एक आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा, एक इफ लग गया। अब क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब कॉमा लगाते हैं, बराबर नहीं लगाना, दोबारा इफ लगा देना है, क्योंकि अभी ये 60% के लिए हुआ है, 45 और 33 के लिए भी लगाना है। तो इफ सेम L5 बड़ा है, बराबर है 45% के, तो हम क्या चाहते हैं, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, या डबल कोट्स, सेकंड। ये डबल कोट्स जरूर लगाना है आपको, अगर आप नहीं लगाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपके ध्यान रख लेना, क्योंकि जो हमें प्रिंट करवाना है उसको डबल कोट्स में हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये तो होगी हमारी दूसरा इफ। अब लगाएंगे कॉमा लगा के दोबारा इफ, कॉमा, इफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक नहीं कर पा रहा ना, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एड्रेस आ गया, जैसे मैं क्लिक करना चाह रहा हूँ नहीं हो रहा, तो मैं मैन्युअली टाइप कर दूंगा L5, क्योंकि मेरे को पता है इसका एड्रेस L5 ही है, ठीक है। L5 बड़ा है, बराबर है 33% के, तो मैं क्या चाहता हूँ, कोमा, इन्वर्टेड कोमा में या डबल कोट्स में लिखूंगा थर्ड। तीनों हो गए हमारे कंप्लीट, ठीक है। पहला इफ तो क्या होगा, यहां से यहां तक चेक करेगा, अगर ये कंडीशन उसको मिल गई तो आगे चेक ही नहीं करेगा, वो यहीं स्टॉप कर देगा फॉर्मूले को और उसको फर्स्ट डिवीजन दे देगा। बट मान लो उसको यहाँ पे नहीं मिला, उसको 60% या 60 से ऊपर, तो वो क्या करेगा, इफ फॉर्मूला आगे हमने एक और इफ लगा रखा है, तो एक और इफ को चेक कर लेगा वो कि यहाँ पे वो वैल्यू मैच हो रही है कि नहीं हो रही, उसके परसेंटेज के बेस पे, एड्रेस के बेस पे। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मिल गई उसको 45 से 59 तक,
तो सेकंड डिवीजन दे देगा। अदरवाइज इसको स्किप करके वो क्या करेगा, नेक्स्ट इफ चेक करेगा कभी यहाँ पे वो वैल्यू मिल रही है क्या। ठीक है ना, अगर यहाँ पे भी उसको 33 या 33 से ऊपर 45 तक मिल गया, 44 तक, तब तो थर्ड डिवीजन देगा। अगर यहाँ पे भी उसको ये वैल्यू नहीं मिली, मतलब उसको 32 मिल रहा है, अब तब भी तो हमें कुछ ना कुछ शो करवाना पड़ेगा ना कि ये पास है कि फेल है, क्या है, कुछ भी है ना। तो अब हमें इफ नहीं लगाना, अब हमें सिर्फ फॉल्स की वैल्यू दे देनी है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फेल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ठीक है, अब देखो आ गया ना, वैल्यू इफ फॉल्स। ये तो हो जाएगी तीनों ट्रू होने पर, अगर तीनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो वो दे देगा, बट अगर तीनों ही फॉल्स हो गए तो फॉल्स की वैल्यू तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, अब क्या करना है, 3 बार ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्योंकि हमने 3 बार इफ ऑन भी किए हैं, है ना, 3 बार ब्रैकेट ऑन किए हैं, 3 बार इफ फॉर्मूला लगाया है, तो 3 बार क्लोज भी होंगे, और एंटर। आ गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, वन बाय वन ये सारे निकाल लेने हैं। ठीक है, अब आ जाता है ग्रेड की बारी। ठीक है, अब ग्रेड का देखो सिस्टम ऐसा होता है ना, ग्रेड आप कितने परसेंट वाले को भी कौन सा भी ग्रेड दे दो वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कह दिया अभी 90 अबोव वालों को मैं ए प्लस देना चाहता हूँ, 80 अबोव वालों को मैं ए देना चाहता हूँ, 70 वालों को मैं बी प्लस, 60 वालों को मैं बी देना चाहता हूँ। ऐसे आप कितने भी ग्रेड अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आप पे, बट मैं अभी 4 ही लेके चलूंगा। ठीक है, 90, 75, 45 और 33। ठीक है, अब इसमें भी इफ कंडीशन ही यूज होगी। ठीक है ना, तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90%, अब यहाँ पे परसेंट का साइन जरूर लगाना है दोस्तों। अगर आप परसेंट का साइन नहीं लगाओगे ना तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमने रेंज दी है ना परसेंटेज के नीचे वाली, इसको हमने परसेंटेज पे ही क्लिक किया है। समझ में आ रही ना, अगर आप यहाँ पे परसेंटेज नहीं दोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा आपके, ध्यान रखना ना। तो यहाँ पे हमेशा परसेंट देना है। तो इफ L5 बड़ा है, बराबर है 90% के, तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ लिखा हुआ आ जाए ए। ठीक है, एक इफ हो गया, फिर कॉमा, दूसरा इफ, फिर वही सेम प्रोसीजर, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 75%, तो हमें चाहिए बी। ठीक है, फिर कॉमा लगा के इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 45%, इसको हम देंगे सी ग्रेड। ठीक है, देखो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा बहुत ध्यान से समझ लेना। फिर कॉमा इफ, क्योंकि चौथा इफ लगाना है, परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 33%, कॉमा डबल कोट्स डी। ठीक है, अब क्या करना है, मान लो ये तीनों ही गलत हो गए, चारों ही गलत हो गए, 33 से नीचे आए हैं उसके ग्रेड, नंबर, मार्क्स, तो हम चाहते हैं कि आ जाए जेड सीधा ही, यहाँ सीधा एफ लिख सकते हो आप। ठीक है, और 4 बार ब्रैकेट क्लोज करना है। ये ध्यान रखना पूरे फॉर्मूले में कहीं भी स्पेस नहीं देना होता। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड को कोमा के अलावा कोई और सिंबल्स वगैरह यूज नहीं करने होते। ठीक है, अगर आपने कोई रेंज प्रतिशत में दी है तो यहाँ प्रतिशत जरूर लगाना है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा ग्रेड का, और एंटर प्रेस करेंगे तो इसका ग्रेड क्या आ गया, बी ग्रेड। ठीक है ना, ऐसे ही अपन को वन बाय वन निकाल लेना है इसके। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा रैंक कैसे निकलेगी। देखो रैंक एकदम सिंपल फॉर्मूला है, रैंक का फॉर्मूला रैंक ही होता है, बराबर आर एन के, और ये तीसरे नंबर वाला रैंक ये लेना है आपको। ठीक है, और अब ये पूछ रहा है कि भाई नंबर्स यानी किसकी रैंक निकालनी है, मेरे को एक इसकी निकालनी है पहले तो। ठीक है, फिर लगाऊंगा कॉमा, फिर आ जाता है आर ई एफ यानी रेफरेंस। अब ये रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस का मतलब होता है कि जितने व्यक्तियों का आप रैंक निकाल रहे हो ना, उन सबको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, उन सबके आपको डिवीजन को, या सॉरी उनके सबके आपको प्रतिशत को सिलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो इन सब का परसेंट कहाँ पे, प्रतिशत कहाँ पे, यहाँ पे, यानी सारे विद्यार्थियों से ही तो कंपैरिजन होगा ना, एक एक दूसरे से ही एक दूसरे का कंपैरिजन होगा। अगर कोई भी मिसिंग है तो उसकी रैंक नहीं निकलती सडन से फिर। समझ में आ रही ना। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि भी यहाँ पे अशोक कुमार है, अब अशोक कुमार की तुलना इन सबसे होगी होगी। फिर अगर मैं अविनाश का निकालूंगा तो अविनाश की तुलना अशोक और अंशुमन से नीचे जितने भी है उन सबसे होगी। मतलब कि हर एक स्टूडेंट की जो कंपैरिजन है, जो रैंकिंग है, वो सबसे ही निकाली जाती है, कोई भी व्यक्ति मिसिंग नहीं होना चाहिए, तभी सडन से वैल्यू निकलती है। ठीक है ना, वो यहाँ पे क्या करना है, हमें हर बार जो रेफरेंस लेना है, वो रेफरेंस हर बार हमें ऊपर से नीचे ही लेना है, हर बार, चाहे आप नीचे वाले की भी क्यों ना रैंक निकाल रहे हो। ठीक है ना, फिर कॉमा और जीरो। अभी डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये जीरो ही क्यों लिखा है मैंने, देखो पहले मैं आपको ये कंप्लीट करके बता देता हूँ, एंटर। अब इसकी दो रैंक है,
है ना, 2 नंबर रैंक है, 83% है, 2 नंबर रैंक होगी। ये 91% है, 91 से नीचे कौन सा है, देखो 91 से नीचे सीधा 83 है, तो जाहिर सी बात है ये एक रैंक आएगी इसकी, इसकी 2 रैंक आएगी। ठीक है ना। अब जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ 0 को हटा के। अब आप देखना इसकी रैंक कितनी आ गई, 9 नंबर। इसकी रैंक 9 कैसे हो सकती है, अब देखना इसको 1 नंबर रैंक दे देगा ये, देखना जिसके जो मार्क्स आए 31.33, जो व्यक्ति फेल है उसको देखना क्या करेगा, 1 रैंक दे देगा। अगर मैं यहाँ 1 ला लूंगा एंड में अगर मैं असेंडिंग डालूंगा तो ये क्या करेगा, उसको 1 रैंक दे देगा। तो क्या कभी 31% वाला जो होता है व्यक्ति वो 1 रैंक पे आ सकता है क्या? और किसके जिसके 91% है वो 10 नंबर रैंक पे आएगा क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ 1 डालते हो तो क्या होगा, उसको वो हाईएस्ट वैल्यू देगा, मतलब भले ही उसके प्रतिशत कम है तो वो उसको क्या करेगा, 1 नंबर दे देगा। ठीक है ना। और अगर आप यहाँ 0 दोगे तो क्या करेगा, 1 नंबर रैंक देगा उसको जिसके ज्यादा परसेंटेज आए होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज समझने वाली बात है कि कभी भी 1 नहीं लेना अपन को क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग के हिसाब से हमें क्या करना होता है, यहाँ पे 0 और 1 सेलेक्ट करना होता है। इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग का मतलब होता है कि भी वो 1 नंबर रैंक वाला सबसे हाई काउंट होगा। है तो वो दिखने में तो 1 नंबर मतलब एक तरह से छोटी वैल्यू हुई है ना, वो 10 के कंपेरिजन 10 बड़ा होता है कि 1 बड़ा होता है। बट यहाँ पे बड़े की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है परसेंटेज के बेस पे बड़े या छोटे की। ठीक है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज के बेस पे लेंगे तो जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसको हम 1 नंबर देंगे, पोजीशन पे देंगे, इसलिए यहाँ पे हम 0 लगा रहे हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ क्या करना है, हमें 0 लगाना है। यहाँ पे मैंने 1 कर रखा है तो यहाँ पे भी मैं 0 करूंगा, देखना 10 आ जाएगा, ये देखो आ गया ना। अब क्या है ना कि अगर हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी करेंगे ना फ्रेंड्स, ये ड्रैग एंड ड्रॉप होगा नहीं और रिजल्ट सारा गलत आ जाएगा। क्यों आएगा, देखो बताता हूँ। देखो 2 तक तो, यहाँ तक तो हमारा एड्रेस देखो ये सही है, L5 से L14 ही है, हर बार इसमें यही रहेगा देखना, L5 से L14। बट जैसे यहाँ इसकी 6 रैंक बता रहा है ना, यहाँ पे देखो L6 से L15 ले लिया इसने, मतलब यहाँ से छोड़ दिया और ऊपर वाला क्या करा, छोड़ दिया, यहाँ से इसको फिल कर दिया। तो ये तो रह ही गया रैंकिंग में, इसकी तो तुलना हुई नहीं सबसे। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं, देखो ये देखो इसने क्या करा, L13 से L22 ले लिया, मतलब यहाँ तो कोई स्टूडेंट दिख रहे हैं आपको किसी के परसेंटेज, ये तो खाली है, तुलना फिर हो किससे रही है, बाकी ऊपर वाले तो सारे रह गए। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं ना फ्रेंड्स की भी हमें बार बार जो कंपैरिजन करना होता है, बार बार जो हमें मल्टीप्लाई करना होता है वो एक ही वैल्यू से, यानी कि एक ही सेल के एड्रेस से हमें बार बार करना पड़ता है। तो हम अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं ना तो उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता वापस फिर। तो अब हमें करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि रेफरेंस जो है ना हमारा, यानी कि यहां से लेकर यहां तक ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो बार बार रिपीट हो रहा है ना उसको हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये जो हमारा L5 है यानी कि ये वाला, इसको क्या करूंगा मैं, L और 5 के बीच में क्लिक करके F4 प्रेस करके इसको लॉक कर दूंगा, तो डॉलर का सिंबल आ गया, इसका मतलब ये दोनों लॉक हो गए। ऐसे ही जो सबसे एंड वाला है L14, इसको भी मैं क्या करूंगा, L और 14 के बीच में माउस क्लिक करूंगा पॉइंट को और F4 दबा दूंगा। तो क्या हो गया, अब ये दोनों भी हमारे क्या हो गए, लॉक हो गए, L5 से L14 हमारे लॉक हो गए। अब मैं इसको एंटर मारता हूँ और एंटर मार के अब मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, तो यहाँ पे देखना एकदम परफेक्ट रिजल्ट आएगा मेरा, ये देखो। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। तो ये हमारी क्या हो गई, मार्कशीट बनके तैयार हो चुकी है, जिसमें स्टूडेंट का टोटल आ गया, कितने प्रतिशत आए, पास है या फेल है, उसका डिवीजन, ग्रेड और रैंक। ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा एक और इफ का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है। इसमें भी हम देख लेते हैं, इसमें हमें करना क्या है। इसमें एम्प्लॉय कोड दे रखे हैं, एम्प्लॉय के नेम दे रखे हैं, उसकी बेसिक सैलरी ये है ना, 5 दिनों का उन्होंने जो है उनकी ये मतलब कि प्रेजेंट रहे हैं ये। ठीक है ना। और इतने दिन उन्होंने काम किया है, इतने घंटे उन्होंने काम किया, ये क्या दे रखा है उन्होंने, ये कितने घंटे उन्होंने काम किया है। ठीक है ना। और टोटल ओवर टाइम इन्होंने क्या किया है, 50 घंटे किया है। ठीक है। 1 घंटे का रेट 50 रुपये है। ठीक है। अब हमें बताना है कि ओवर टाइम अमाउंट। ठीक है। ओवर टाइम का हमें अमाउंट बताना है, तो कैसे निकलेगा, ओवर टाइम प्लस ओवर टाइम रेट। तो इन दोनों को क्या क्या करेंगे अपन, गुणा कर देंगे, तो इनका क्या हो जाएगा, ओवर टाइम का अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब ग्रोस सैलरी निकालनी है, ग्रोस सैलरी में क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस ओवर टाइम अमाउंट, ये उनकी ग्रोस सैलरी आ जाएगी। ठीक है। अब उन्होंने क्या छुट्टी ली है मान लो, तो क्या करेंगे अपने,
जितनी भी उन्होंने छुट्टी ली है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी छुट्टी मेंशन कर देता हूँ, उनकी लीव मेंशन कर देता हूँ। ठीक है ना, ये डाल दी मैंने। ठीक है, अब यहाँ लीव अमाउंट बताना है कि अगर उन्होंने छुट्टी ली है तो क्या करेगा, पैसा कटेगा। ठीक है, और वो भी कंडीशन के बेस पे, ये फॉर्मूला लगा के कि भी अगर किसी एम्प्लॉय ने, ठीक है, 3 दिन से ज्यादा छुट्टी ली है, ठीक है ना, 3 दिन से ज्यादा छुट्टी ली है, तो उनकी जितनी सैलरी है, ठीक है ना, उसका क्या करेंगे, हम बोनस काटेंगे। या फिक्स वैल्यू भी डाल सकते हैं कि अगर उसने 3 दिन से ज्यादा की छुट्टी ली है तो 500 रुपये बोनस कटेगा, सॉरी 500 रुपये क्या कटेगा, उसका अमाउंट कटेगा। ठीक है ना, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इफ लीव ग्रेटर देन 3, अगर किसी एम्प्लॉई ने छुट्टी ली है 3 दिन से ज्यादा, अब बराबर नहीं ले रहा मैं यहाँ पे, मतलब कि 3 दिन से ऊपर होनी चाहिए, 3 वाले को काउंट नहीं करेगा ये। अगर उसने 3 दिन की भी छुट्टी ली है तो उसका जो अमाउंट है वो नहीं कटेगा। ठीक है ना, 3 से ऊपर का ही कटेगा, नहीं 4 5 6 जो भी है। तो अगर N2 बड़ा है 3 से, ठीक है, तो क्या होगा, अब हम क्या चाहते हैं, अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाए, मतलब कि यहाँ पे उसको वैल्यू मिल जाए 3 से ऊपर, तो हम कितना अमाउंट काटना चाहते हैं उसका। तो मैं चाहता हूं कि उसका जो अमाउंट कटे वो उसकी सैलरी का 5% कट जाए। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, वैल्यू ट्रू पर सैलरी को गुणा कर दे, ठीक है, 5% से। ठीक है, अगर ये कंडीशन सही होगी तो जो भी उसकी ग्रोथ सैलरी आई है उसका 5% उनका क्या हो जाएगा, चार्ज कट जाएगा। और ये कंडीशन गलत हो गई तो कोई बोनस नहीं कटेगा, जीरो आ जाएगा यहाँ पे। आ गया ना जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब जैसे मान लो यहाँ 4 कर दूं तो देखना 625 रुपये कट गए उसके। 3 कर दूंगा तो कोई बोनस नहीं कटेगा, कोई पैसा नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ डाला है 3 से ऊपर, 3 नहीं। अगर मैं इज इक्वल टू कर दूंगा ना, इज इक्वल टू, तब यहाँ 3 वाले का भी काट लेगा ये अमाउंट। बट मैंने यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया, मैंने कहा कि 3 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, दोबारा समझो, इफ लीव ग्रेटर देन 3, अगर छुट्टी ली है उन्होंने 3 से ऊपर, तो हम क्या चाहते हैं, तो जो उसकी ग्रोथ सैलरी है उसको गुणा कर दे 5% से। ठीक है ना, और अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो जीरो। आ गया, ऐसे 1 बाय 1 निकाल लेना। ठीक है, अब यहां नेट सैलरी निकलेगी, तो नेट सैलरी क्या हो जाएगा, ग्रोस सैलरी माइनस जो भी हमने अमाउंट उसका काटा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। ठीक है ना, तो आज हमने कवर किया है इफ का फॉर्मूला, दूसरा नेस्टेड इफ यानी इफ के अंदर इफ, तीसरा रैंक का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हो सकता है आप लोगों को समझ में आए हों। ठीक है ना, और अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।